हेलो एवरीवन। आज सीए फाइनल ऑडिट का पेपर था ग्रुप 1 के अंदर, पेपर नंबर 3 ऑडिट इज़ द लास्ट पेपर। तो मैं केवल हेल्प करने के उद्देश्य से आप लोगों के साथ एक पेपर डिस्कशन कर रहा हूँ और एमसीक्यू के सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, ठीक है। एकदम ऑब्जेक्टिवली बात करते हैं। अगर आप इस बार के एमसीक्यू पेपर को देखो तो आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू वुड अग्री कि सर इतना सिंपल एमसीक्यू का पेपर एक्सपेक्टेड नहीं था, ये पहले से भी ईजी था। मैंने जो प्लॉटिंग किया उस हिसाब से आउट ऑफ 15 13 क्वेश्चंस आर इजी एंड 2 क्वेश्चंस आर मीडियम लेवल, हार्ड एक भी नहीं है, ठीक है। 13 आर इजी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे इस पेपर में। आओ आपके साथ सॉल्यूशन एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन था, ये ऑब्वियसली अलग अलग पेपर में अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। ये प्रोफेशनल एथिक्स वाला क्वेश्चन है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्लॉज 11 का। तो ये बड़े केस स्टडी से नहीं है, 2 बड़े केस स्टडीज थे जिसके ऊपर 6 क्वेश्चन थे और 3 सिंगल सोलो एमसीक्यूज थे। तो ये बेसिकली एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अदर सर्विसेज अदर बिजनेस प्रोफेशन में भी एंगेज हो रहा है। तो आपको बताना है कौन से ये 4 चीज़ें वो कर रहा है, किसके लिए उसे स्पेसिफिक एंड प्रायर परमिशन ऑफ काउंसिल चाहिए। फर्स्ट, वो पार्ट टाइम फैकल्टी आईसीआई के अंदर ही रन पढ़ा रहा है तो उसके लिए जनरल परमिशन होता है, ये हट गया। ही इज अ लेक्चरर ऑफ सम अदर कोर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिक परमिशन में लिखा हुआ है। ही इज रेंडरिंग ट्यूटरशिप अगेन इन सम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पेसिफिक चाहिए। अगर आप स्पेसिफिक परमिशन की लिस्ट पढ़ोगे ना क्लॉज नंबर 11 के नीचे रेगुलेशन में, तो आप वहाँ पे पाओगे ये स्पेसिफिक में दोनों लिखा था, एक लेक्चरर था और एक ट्यूटरशिप था, नॉट रिलेटेड टू सीए कोर्स एंड नॉट अंडर आईसीआई। तो ये दोनों में स्पेसिफिक चाहिए। रिकवरी कंसल्टेंसी हम कर सकते हैं, वो अलाउड होता है। तो ये 2 आंसर है, रोमन 2 एंड 3। तो मेरा आंसर है रोमन 2 एंड 3, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड सोलो क्वेश्चन है अगेन, ये कौन से टाइप का डिजिटल अटैक हुआ है। कस्टमर लोग आपके पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पा रहे, पोर्टल स्लो हो गया, कुछ मिनट के अंदर इनएक्सेसिबल हो गया है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, मतलब आपकी वेबसाइट फेल करवा दी, ऐसा हैक किया है। मीनवाइल कस्टमर्स फ्लड द सपोर्ट लाइन कंप्लेनिंग दैट दे कैन नॉट लॉग इनटू द सिस्टम, आपका बिजनेस हर्ट हो गया है, दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, इसी को बोलते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, डिजिटल अटैक का था, डिजिटल ऑडिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सोलो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना 2 चीज़ों का जिक्र है। एक तो एम्प्लॉय के साथ बुरा हो ही रहा है, 12 घंटे की शिफ्ट, थके हुए एम्प्लॉयज, और उनको आप कलेक्टिव बार्गेनिंग का पावर भी नहीं दे रहे हो। ये डायरेक्टली प्रिंसिपल नंबर 3 एम्प्लॉय से रिलेटेड है, पर यहाँ पर बीच में जाते जाते इन्होंने थोड़ा सा सीएसआर और भी छिड़क दिया। सीएसआर वाला पॉइंट एक्चुअली प्रिंसिपल 7 से होता है, पर वो मेन आंसर नहीं है, ठीक है। दिस इज डायरेक्ट, ये मैं बोलूंगा डायरेक्टली एम्प्लॉय वाला पॉइंट है, प्रिंसिपल 3। कलेक्टिव बार्गेनिंग वाली पॉइंट भी लिख दी ना उन्होंने, तुम प्रिंसिपल 3 खोल के पढ़ोगे, एम्प्लॉयज वाला, वर्किंग आवर, शिफ्ट, वर्क लाइफ बैलेंस, सेफ एनवायरनमेंट, हाइजीन, वो सब तो है ही। और ये कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला पॉइंट भी है कि बोल रहा है कि आप लोग कलेक्टिव गैदरिंग मत करो, इकट्ठा मत हो, हैम्परिंग हो जाएगा, डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेंगे, बल्कि वर्कर्स के पास कलेक्टिव बार्गेनिंग का पावर होना चाहिए, प्रिंसिपल 3। तो कौन सा वायलेट हो रहा है, प्रिंसिपल 3। इजी क्वेश्चन, ओके। अब एक लंबी सी कहानी है एटीएस की, उसके ऊपर 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये वाला, ये मीडियम बोल रहा हूं मैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी डिबेट हो सकती है, ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है। रिलेटेड पार्टी लोन दिया गया है, उसमें बोला है व्हाट इज ऑडिटर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंक्लूजन नहीं पूछा आपसे कि क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे, आपसे पूछा प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब आप ऑप्शंस को पढ़ोगे तो यहाँ लिखा है टू इशू अ क्वालिफाइड ओपिनियन, क्योंकि रिलेटेड पार्टी लोन का डिस्क्लोजर नहीं है। तो अब कई जन बोलेंगे हाँ सर ये सही लग रहा है, पर क्वालिफाइड ओपिनियन देना मेरा मेन मकसद नहीं होता है, वो तो मेरा एंड रिजल्ट होता है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे, ठीक नहीं करोगे तो मैं देता हूँ। तो दैट्स नॉट माय प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कई जन को लग रहा होगा, पर मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं है। अगेन देयर कैन बी अ पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस, बट मुझे जो लगता है कि ये आंसर नहीं है। सेकेंड, जाके एसएफआईओ में कंप्लेन कर देंगे, सर ये होता ही नहीं कभी भी। नंबर 3, टू असेस कि ये जो 20 करोड़ का लोन दिया था, डज इट कंस्टिट्यूट एन एमएमएस एंड इफ यस रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज इट। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की, ठीक है, कि एमएमएस का असेसमेंट करो और बोल के ठीक कराओ, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से आंसर है सी। नंबर डी, टू इशू अनमॉडिफाइड ओपिनियन विद ईएमपी, ये बिल्कुल नहीं है आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
अगर मैनेजमेंट पेंडिंग लिटिगेशन को डिस्क्लोज ना करे, देखो मैनेजमेंट ने पेंडिंग लिटिगेशन को ना कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह डिस्क्लोज किया पर उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट बताया नहीं है, तो दैट इज एन इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर। मेरा मन तो बोलता है स्ट्रेट अवे मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो, क्योंकि आपने इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है। आपने बोला कंटिंजेंट लायबिलिटी, उसका जरा सा भी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नहीं दिया, पर ऑप्शंस में कहीं भी मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है। तो विच वन इज द बेस्ट क्लोजेस्ट ऑप्शन? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, क्योंकि डिस्क्लोजर तो दिया है नोट्स में, तो मैं ईएमपी डाल के ध्यान अट्रैक्ट करूंगा और फाइनेंशियल इंपैक्ट डिस्क्राइब कर दूंगा। ओके, तो ओएमपी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, डिस्क्लेमर भी नहीं होगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो मॉडिफाइड होना चाहिए, पर वो ऑप्शंस में नहीं है। क्लोजेस्ट इज ईएमपी, जो ईएमपी का रेफरेंस देना है हमको। क्वेश्चन नंबर 6, वो जो आर्टिकल असिस्टेंट का पता चलता है कि सीएफओ से रिश्ता है, इसको लेके क्या करना है? सर सिंपल बता रहा हूँ, एसक्यूसी 1 में लिखा हुआ है दैट फर्म की जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर होनी चाहिए, उसमें नियम होना चाहिए कि व्हेनेवर देयर इज अ ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस इट शुड बी प्रॉम्प्टली रिपोर्टेड टू द फर्म सो दैट द फर्म कैन टेक सूटेबल एक्शन। वहां कहीं ये नहीं लिखा कि इट शुड बी रिपोर्टेड टू द क्लाइंट एंड टू द टीसीडब्ल्यूजी, तो जाके टीसीडब्ल्यूजी को बताना ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। उसमें और भी एक हिंट है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, ये भी कहीं आंसर में नहीं आएगा, ये कटेगा। मैं रिजाइन कर दूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं। क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, ये भी नहीं। क्वालिफाइड तो तब देते हैं जब एमएमएस हो, इंडिपेंडेंस के लिए आप क्वालिफाइड कैसे दे दोगे? तो आंसर है बी, कि एक तो इस आर्टिकल को टीम से हटाया जाएगा और उसके किए हुए काम को एक बार रीवैल्यूएट और रीपरफॉर्म किया जाना चाहिए। तो ये सबसे सही आंसर बनता है। नंबर 7, इंटरनल। अच्छा, ये भी मैंने मीडियम रेटिंग दिया बिकॉज यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस हो सकता है। जो मुझे सही लगता है मैं बता देता हूँ। इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्निंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन खराब हुआ है, उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम खराब है, तो उस इंटरनल कंट्रोल विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी को लेके क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? चारों पढ़ोगे तो चारों लगेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें इकोफा रिपोर्ट देना चाहिए, हम रिलेटेड पार्टी और रेवेन्यू रिकॉग्निशन का भी गड़बड़ हुआ है उसके ऊपर मटेरियल वीकनेस इंटरनल कंट्रोल रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज कम्युनिकेट करेंगे टू टीसीडब्ल्यूजी इन राइटिंग, ये भी सही है। चौथा, हम कारों में रिपोर्ट करेंगे। नाउ मुझे बोला था नॉट द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल। ये तीन जो है ना सर, ये इंटरनल कंट्रोल से कनेक्टेड है, ठीक है, ये तीनों इंटरनल कंट्रोल से कनेक्टेड है। दिस वन इज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनल कंट्रोल। कारों का जो क्लॉज 13 होता है वो डायरेक्टली दो ही चीजों के बारे में बात करता है, लीगल डिस्क्लोजर नहीं हुआ और इंड AS 24 फॉलो या AS 18 फॉलो नहीं हुआ, तो इट इज नॉट डायरेक्टली अबाउट इंटरनल कंट्रोल। तो कारों मेरी जिम्मेदारी है पर वो इंटरनल कंट्रोल वाली जिम्मेदारी नहीं है। अब यहां पर कुछ जन बोल सकते हैं कि सर हमारे सबसे आंसर होगा बी, ठीक है, क्योंकि आपने सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी कम्युनिकेट करवाई दिया, इकोफर में आपने बोल ही दिया, तो आपने यहाँ पर ये वाला नहीं होना चाहिए, ऊपर से यहाँ रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी लिखा हुआ है। तो कई जन बहस कर सकते हैं कि हाँ भाई शायद ये भी आंसर होगा। और आजकल क्या है ना, कोई घबराने की बात नहीं है। जब जब एमसीक्यू के ऑप्शंस में मतलब जब जब डुअलिटी होती है तो आईसीआई खुद अपने आंसर में आजकल दो दो ऑप्शन देने लग गया है कि यार ये भी सही है, इसका भी नंबर हमने दिया है। तो कई जन इसको टिक मारेंगे, वो भी सही हो सकता है, पर मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है वो कारो वाला आंसर है। कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जो ऑब्वियस होती हैं इन द फेस, ठीक है, वो आंसर नहीं होती हैं। दिस वन, कारो में हम रिपोर्ट करते हैं पर कारो इंटरनल कंट्रोल के बारे में वहाँ पे नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेके क्या करोगे? सर सीधा सीधा एडवर्स ओपिनियन। हमें बोला गया कि 4 करोड़ का रेवेन्यू ओवर स्टेटमेंट हुआ है, तो दैट इज एन एमएमएस एंड लिख के दिया इट इज बोथ मटेरियल एंड परवेजिव। तो एमएमएस भी है, मटेरियल एंड परवेजिव भी है, तो आंसर क्या है? एडवर्स ओपिनियन। मैं बोलूंगा आउट ऑफ ऑल द एमसीक्यूज दिस वन इज द इजीएस्ट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 9, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री में क्लियर कट बार बार बोला गया है कि वो इन्वेंट्री मटेरियल नहीं है, प्लस हमने उसको लेके कुछ ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स कर लिए हैं, ठीक है। तो फिर वहां पर क्वालिफाइड ओपिनियन बनता नहीं है बिकॉज वो मटेरियल ही नहीं है। तो क्वालिफाइड ओपिनियन किस बात का? क्वालिफाइड ओपिनियन तब देते हैं व्हेन इट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव। तो मतलब मटेरियल भी नहीं है और आपने ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी कर लिया है। तो ये बोल रहा है कि क्योंकि हमने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर किया इसलिए क्वालिफाइड ओपिनियन दे दो। नहीं, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर करने से अगर मैं सेटिस्फाइड हूं तो मैं क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दूंगा? तो ये तो आंसर नहीं है, डिस्क्लेमर भी नहीं है। ईएमपी तो नोट्स का रेफरेंस देने के लिए होता है, तो नोट्स में ऐसा कुछ है नहीं, तो ये वाला है। सिंस इट इज नॉट मटेरियल वी विल इशू द रिपोर्ट विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस, मतलब नो क्यूओ क्वालिफाइड ओपिनियन, एकदम क्लीन ओपिनियन। नेक्स्ट बड़ा केस सिनेरियो, इस पर भी 6 एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इसमें 3-4 तो एनबीएफसी रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं, आपको बता देता हूं मैं।
ये रहा पहला क्वेश्चन नंबर 10। वो आर्टिकल असिस्टेंट ने जो जो डॉक्यूमेंट पे साइन किया है कौन कौन सा सही है, जो मतलब चलेगा। तो तुम ये डॉक्यूमेंट्स देखोगे ना, तो ये क्लॉज नंबर 12 की लिस्ट होती है, क्लॉज नंबर 12 साइनिंग में, कि ये चीज़ हम डेलीगेट कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चनेयर डेलीगेट किया जा सकता है और रूटीन करस्पॉन्डेंस भी डेलीगेट किया जा सकता है साइनिंग के लिए। तो ये रूटीन करस्पॉन्डेंस और क्वेश्चनेयर ये चलेगा, ये साइन में आप दे सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन नहीं कर सकता वो, प्रोफेशनल ऑथेंटिकेशन भी साइन नहीं कर सकता, ये तो थे ही नहीं कभी भी ऑप्शंस पे, उस लिस्ट में ही नहीं है, यही 2 पॉइंट लिस्ट में है। तो ये आंसर है कि ये चलेगा, रोमन 2 and 3। तो क्वेश्चन 10 का मेरा आंसर है रोमन 2 and 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी मैं बता देता हूँ। ये ऑडिट ट्रेल के ऊपर है कि ऑडिट ट्रेल इज फंक्शनल एंड नॉट डिसेबल्ड, इसके क्या क्या कंट्रोल्स होते हैं। तो इसके 5 कंट्रोल्स होते हैं, जिसको याद करने के लिए निमोनिक भी बताया था क्लास में, डकबैक। तो डकबैक में से यू और सी यहाँ पर है, ठीक है। यूजर आईडीज आर असाइंड एंड चेंजेस टू कॉन्फ़िगरेशन आर मेंटेन्ड। ये 2 ऑप्शन कभी था ही नहीं कि ऑडिट ट्रेल को एनक्रिप्ट करो, ये था ही नहीं कभी भी कंट्रोल में। फायर प्रूफ कैबिनेट में रखो प्रिंट निकाल के, ये भी कभी नहीं था। ये डायरेक्टली बुक का क्वेश्चन है डकबैक निमोनिक का। तो इसमें 2 ही कंट्रोल्स यहाँ पे मैच करते हैं, 1 and 3, यूजर आईडी एंड चेंज टू कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर है ये 1 and 3। 12 ये भी कंसोलिडेटेड एफएस वाला ग्रुप है, ऑडिट वाला जो चैप्टर नंबर 13 होता है उससे एकदम डायरेक्टली पिक किया हुआ है। ग्रुप ऑडिट के अंदर ना कंसोलिडेटेड एफएस वाले में एक टॉपिक होती है, व्हाट आर द एक्सक्लूजन्स फ्रॉम द डिस्क्लोजर इन कंसोलिडेटेड एफएस। ठीक है, देयर आर 9 एक्सक्लूजन्स। मैंने निमोनिक लिखाया था, सिमी सीसीडी में फीफा खेल रही है, ठीक है, कि 9 डिस्क्लोजर्स होते हैं, वो एक्सक्लूड होते हैं, वो आपको नहीं देने होते। उसमें ये 2 सही है, सोर्सेस फ्रॉम विच बोनस शेयर्स एक्सक्लूड होगा, डिस्क्लोजर अंडर एमएसएमई एक्सक्लूड होगा। ये दोनों भी मैच करता है, लैंग्वेज पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो क्या लिखा है, डिस्क्लोजर ऑफ यूटिलाइज्ड मनी, वहां था अनयूटिलाइज्ड मनी, तो ये गलत हो गया, काटो। अर्निंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज क्लासिफाइड एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट कैलकुलेटेड ऑन एफओबी, वहां था कैलकुलेटेड ऑन एफओबी, तो ये भी काटो, ये कट जाएगा, ठीक है। तो आंसर है ये 2 सही है, ये डिस्क्लोज नहीं करना है, 1 and 2 इन माई ऑप्शंस। तो मेरे ऑप्शंस में विच वन नीड नॉट बी इंक्लूडेड, दीज 1 and 2, ठीक है, ये ऑप्शंस मेरे वाले जो ऑप्शंस उसमें से। अच्छा, एल ने देखा होगा कि लिक्विड एसेट को इन लोग अपनी ही कस्टडी में रख रहे हैं, तो ये गलत है। ऑडिट ऑफ एनबीएफसीज के 5 स्टेप्स होते हैं, किताब में स्टेप नंबर 4 से स्ट्रेट अवे उठा के डाला है, और मेरे ख्याल से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो ऑप्शन पढ़ के बता देंगे कि सर यही आंसर सही है, बाकी सब गलत है। कंपनी को लिक्विड असेट्स डेजिग्नेटेड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के सेफ कस्टडी में रखना चाहिए एज रिक्वायर्ड बाय एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस, एंड आरबीआई से भी इसका सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो दिस इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली। नंबर 14, ये डीईएफ फाइनेंस लिमिटेड जो है ना, ये एक एनबीएफसी आईसीसी है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी। इनके लिए जो ये क्या बोलते हैं नेट ओन फंड का रिक्वायरमेंट है वो है 5 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़, ऐसे सॉरी 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। तो 31 मार्च 27 तक इनका 10 करोड़ होता है, तो एकदम सही है 10 करोड़, ठीक है। लास्ट, ये एक एनबीएफसी मिडिल लेयर का क्वेश्चन है, ये भी ईजी था। एक मिडिल लेयर एनबीएफसी है, तो मिडिल लेयर एनबीएफसी के लिए ना मैं दिखा रहा हूँ डायग्राम, ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स होता है, ठीक है। बेस लेयर एनबीएफसी के लिए सब स्टैंडर्ड का पीरियड होता है 18 महीने और मिडिल लेयर के लिए 12 महीने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वो जो एनबीएफसी वो एक मिडिल लेयर एनबीएफसी लिखा हुआ है, तो सब स्टैंडर्ड का पीरियड 12 महीने होगा, मतलब 12 महीने से ऊपर है तो वो D1 कैटेगरी में चला जाएगा। तो हमारा वाला जो असेट है वो D1 कैटेगरी में जाएगा, और D1 कैटेगरी में प्रोविजन क्या होता है 20% 100%, ठीक है। तो ये देखो, इट्स अ मिडिल लेयर एनबीएफसी, एनपीए क्लासिफिकेशन हुआ था 1 सितंबर को, अभी फाइनेंशियल ईयर 24-25 एंड कब हो रहा है 31 मार्च 25, तो 18 महीने है। नाउ सिंस इट्स अ मिडिल ईयर एनबीएफसी, इनका ऐसे सब स्टैंडर्ड का पीरियड 12 महीने का होता है, तो 12 महीने से ऊपर अगर आप जा रहे हो तो वो D1 हो गया, तो द असेट फॉल्स इन D1 कैटेगरी। तो सब स्टैंडर्ड होगा नहीं, लॉस असेट होगा नहीं, इट हैज टू बी डाउटफुल असेट D1। अब D1 में आप प्रोविजन कैसे निकालोगे, हमें बोला टोटल 3.8 CR का है, ठीक है। उसमें रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योरिटी इज 2.2 और अनसिक्योर्ड है 1.6, तो इंटू 20% इंटू 100% सॉल्व करके आता है 2.04 CR, ठीक है। तो इसका प्रोविजन आएगा 2.05 CR, दैट्स द आंसर, ओके। तो बड़ा क्विकली मैंने आप सबके साथ MCQ का सॉल्यूशन डिस्कस कर दिया विदाउट वेस्टिंग टाइम। जहाँ जहाँ जो रेलेवेंट प्रूफ की ज़रूरत थी मैंने बताया है।
द ओनली पर्पस वॉज टू हेल्प द स्टूडेंट्स, कि भाई जिनको भी एक रहता है ना कि मैं एक बार पता कर लूँ मेरे कितने नंबर एमसीक्यू में कम से कम आ रहे हैं, ताकि बेस्ड ऑन वॉट एवर आई हैव रिटन डिस्क्रिप्टिव पास होंगे फेल होंगे, तो उस पर्पस से केवल मैं हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आगे के पेपर्स भी तुम्हारे अच्छे हों, थैंक यू।